अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा। मैं हूं रुखसार हसन। मोहम्मद वकास। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर वाफियत होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं, वीडियो का टाइटल है अनबिलीवेबल प्लान ऑफ इंडिया नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइंस मेगा प्रोजेक्ट्स ट्रेन इकोनॉमी रोड्स। तो ये है हमारी आज की वीडियो का टाइटल। चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो कुछ दिनों पहले मैंने इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एक वीडियो डाली थी जो मोस्ट प्रोबेबली शायद आपने देखी होगी, जिसमें मैंने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में बात किया था और ये बोला था कि मैंने कभी भी वैसे इस प्रोजेक्ट के बारे में वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन ये प्रोजेक्ट एक डेडिकेटेड वीडियो डिजर्व करता है। तो आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर ये प्लान है क्या और कैसे ये मिलियन बिलियन नहीं बल्कि 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स का प्लान इंडिया को पूरी तरह से बदल सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है और देश के लिए, उसकी इकोनॉमी के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, इसका आइडिया जरूर होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर देश की डेवलपमेंट के लिए काफी जरूरी होता है। कई लोग सोचते हैं कि इससे इकोनॉमी पे कई बार नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है क्योंकि पैसे वापस रिकवर नहीं हो पाते, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी इकोनॉमी को ग्रो करने में काफी हेल्प करता है अगर उसे सही से इम्प्लीमेंट किया जाए तो। और इंडिया के लिए कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स बहुत पहले से रही हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं रहा है। इसलिए आज इस इतने बड़े प्लान को तैयार किया जा रहा है। इस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्लान में एक दो नहीं बल्कि हजारों प्रोजेक्ट्स हैं और ये इंडिया के अंदर 5 साल के पीरियड में इंप्लीमेंट किए जाएंगे। ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन या NIP ग्रुप होगा कुछ सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का, और इसको सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2019 के इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में बताया गया था। और 2020 से 2025 के बीच में यानी इन 5 सालों में इस प्लान ने तैयार होना है। तो फिर ये कह सकते हैं कि 2025 या 2026 तक जो फिलहाल में गवर्नमेंट टारगेट लेकर चल रही है कि हमें 5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बनना है, क्योंकि अभी तो यही रिपोर्ट्स हैं कि 2026 तक शायद हम इसे अचीव कर पाए, तो उसका बेस इंफ्रास्ट्रक्चर ही होने वाला है। यानी इस बीच इंडिया में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार होगा, इसका इंपैक्ट हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी देखने को मिलेगा, जहां लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर होगी। एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया जाएगा, जिसके साथ साथ उन प्रोजेक्ट्स का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखा जाएगा जो कि किसी नेचुरल डिजास्टर के समय में हमारे काम आ सकते हैं। नाउ मतलब प्लान बहुत बड़ा है और शायद इसको एग्जीक्यूट करना लिटरली इंडिया में काफी फायदा ला सकता है, लेकिन मेन चीज है फंडिंग। वो कहां से आएगी? कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट तो है नहीं कि थोड़ा बहुत ही पैसा लग रहा हो। इस प्लान में सेंट्रल, स्टेट और कुछ प्राइवेट प्लेयर्स ये सब आपको देखने को मिलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 39% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगा, 40% स्टेट कंट्रीब्यूट करेगा और जितना भी बचा कुचा है यानी कि 21% यहाँ पर एंट्री होगी प्राइवेट प्लेयर्स की। और इस तरह से टोटल फंड आएगा, लेकिन ये फंड फिर हर एक सेक्टर में अलग अलग बांटा जाएगा। जैसे एनर्जी सेक्टर के लिए फंड दिया जाएगा, रोड्स डेवलपमेंट के लिए दिया जाएगा, रेलवेज के लिए दिया जाएगा, अर्बनाइजेशन के लिए दिया जाएगा। इन सब में फंडिंग फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होगी और ये चीज प्रायोरिटी लिस्ट में है। रोड्स, एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट, रेलवेज, इन सबको NIP टॉप प्रायोरिटी देगी। तो फिर इनके अलावा किस पे खर्चा होगा? सोशल इंफ्रा पे, जैसे कि स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, इसके अलावा इरिगेशन पे, कम्युनिकेशन पे। इंडिया का जो रूरल एरिया है वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी पैसा खर्चा होगा, लेकिन प्रायोरिटी में रहेंगी रोड्स, रेलवेज, अर्बन डेवलपमेंट जैसी चीजें। नाउ इसमें मैंने बोला था कि एनर्जी सेक्टर भी रहेगा और इसमें बहुत ज्यादा पैसा गवर्नमेंट लगाने वाली है, खासकर रिन्यूएबल क्लीन एनर्जी के लिए, जैसे सोलर पावर प्लांट्स हो गए या फिर विंड टरबाइंस हो गए, जिनसे की विंड एनर्जी जनरेट होती है। एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, मैसिव कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स रोड्स और रेलवेज में भी डाले जाएंगे। इसके अलावा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें शायद एनर्जी सेक्टर जितना पैसा नहीं डाला जाएगा, लेकिन डायरेक्टली जिसमें लोगों को टारगेट किया जा रहा है वो यही रहने वाला है। इंडियन पॉपुलेशन को इसके तहत अपस्किल किया जाएगा सब चीजों में, फिर वो एजुकेशन हो जैसे कि इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग या मेडिकल या फिर स्पोर्ट्स, और कुछ पैसा इरिगेशन, वाटर प्रोजेक्ट्स, सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स, इन सब में भी लगेगा। इनमें कंट्रीब्यूशन जरूर कम रहेगा, ये मेन टारगेट नहीं रहेंगे, लेकिन इंडिया के वेल बीइंग में ये जरूर कंट्रीब्यूशन करेंगे। नाउ एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी हो सकता है कि प्राइवेट प्लेयर्स इसमें क्यों इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इसको इस तरह से बनाया गया है कि गवर्नमेंट अल्टीमेटली उनको ये समझा रही है कि फ्यूचर में आपको इनकम या एक्सपेंशन में इससे मदद मिलने वाली है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कोई एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसके आसपास वाली जमीन ऑक्शन की जा सकती है। अभी नोएडा में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जिसको जिवार एयरपोर्ट भी नाम दिया गया है। उसके आसपास कुछ एक्सप्रेसवेज का भी काम हो रहा है। प्लानिंग वैसे एयर टैक्सी वगैरह की भी है, लेकिन वो सिर्फ अभी प्लानिंग मोड में है, तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अब ये सोचो कि जो जमीन अभी वहां फिलहाल है, वो इन सब प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद कितना प्रॉफिट में जाएगी। वहां होटल, रेस्टोरेंट्स खुल सकते हैं, लोगों को जॉब्स अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और इसीलिए मैंने ये चीज ऊपर भी बोली कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ढंग से किया गया इन्वेस्टमेंट, उसका ठीक से किया गया एग्जीक्यूशन इकोनॉमी में और पैसा लेकर आता है। इंडिया में इस वक्त बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में कितना है ये तो आप भी जानते ही हो। पिछले कुछ समय में इंडिया ने अच्छा खासा ग्रो किया है और करेंटली भी इंडिया ग्रो कर रहा है, जिस वजह से हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जल्दी फ्यूचर में इस चीज को संभाल नहीं पाएगा। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जॉब्स अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेगा और इन्वेस्टमेंट भी लेकर के आएगा। यानी देश में इन्वेस्टमेंट आएगा, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, इकोनॉमी में पैसा आएगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी, इंडिया ग्रो करेगा और ये चीज फर्दर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगी। और यही चीज शायद इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के नजदीक पहुंचाएगी। लेकिन इसको इंप्लीमेंट करना होगा भी उतना ही मुश्किल। मैं जाते वक्त कुछ अपडेट्स हैं इस प्लान के, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले आपके हिसाब से इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ सकती है? मोस्ट प्रोबेबली फंडिंग। ऑल्दो गवर्नमेंट ने सोचा है कि किस तरह से फंडिंग यानी कि रेवेन्यू जो है वो प्लान के लिए आएगा, लेकिन ये अमाउंट है बहुत बड़ा। प्राइवेट सेक्टर को भी इससे फायदा मिलेगा, लेकिन क्या प्राइवेट सेक्टर से वो अमाउंट गवर्नमेंट को मिल पाएगा जिसकी उन्हें उम्मीद है? और क्या गवर्नमेंट खुद जो 39% अमाउंट उन्होंने देना है वो प्रॉपरली अरेंज कर पाएगी? अगर फंडिंग प्रॉपरली अरेंज नहीं हुई तो प्रोजेक्ट में एक काफी बड़ा हॉल्ट लग सकता है और इन्वेस्टमेंट पे खतरा इससे धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए बजट को कुछ समय के बाद में कम करेगी, लेकिन शायद ये भी प्रोजेक्ट में एक पॉज लगा सकता है। और अगर कोई भी चीज इस प्लान को हॉल्ट करेगी तो फिर वो फायदेमंद नहीं रहने वाला। लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने में प्रॉब्लम होना, ये कुछ दिक्कतें भी इस वक्त सामने आ रही है जैसे जैसे प्लानिंग में काम हो रहा है। खैर अभी फिलहाल 2022 तो आ गया है, तो क्या काम हुआ है इसमें कुछ मेजर इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी आपको बताता हूं, जिसमें सबसे पहले बजट 2021 में यानी फरवरी 2021 में सेंट्रल ने इस 111 लाख करोड़ के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स को एक्सपेंड करके 7,400 प्रोजेक्ट्स तक कर दिया था। इनिशियली 6,835 प्रोजेक्ट्स के साथ ये प्लान लॉन्च हुआ था। लगभग 217 प्रोजेक्ट्स कुछ मेजर मिनिस्ट्रीज के अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल 1.1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट बताए जा रहे हैं। 43 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट इस वक्त अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, साथ ही काफी सारे प्रोजेक्ट इसके अलावा डेवलपमेंट स्टेज में है। लेकिन अभी थोड़ा बहुत दिक्कत शायद हमें इसमें देखने को मिले। कोरोना की वजह से भी गवर्नमेंट उस पोजीशन में नहीं थी कि प्रॉपरली उस तरह से प्रोजेक्ट को फंड कर पाए जैसा सोचा गया था। तो क्या गवर्नमेंट के लिए बैंकिंग सेक्टर से लोन लेना एक ऑप्शन होगा? शायद, लेकिन फिर उसमें हो सकता है कि टाइम लग जाए, लेकिन एटलीस्ट एक कोशिश तो है। और मुझे इस बात की खुशी है कि एक ब्रॉड बड़ी प्लानिंग है ये, नहीं तो गवर्नमेंट को पता रहता नहीं है कि 5 साल बाद वो रहेंगे या नहीं। लेकिन फिर भी एटलीस्ट गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब हम इसके साथ कितना आगे जा पाते हैं, क्या $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन पाते हैं टाइम पे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आपको नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में अगर कुछ भी बोलना हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जी वीडियो हो चुकी है ख़त्म। तो भाई ये इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का ये जो मनसूबा है, बहुत बड़ा मनसूबा है भाई। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट्स, तो भाई इसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं ये। तो भाई ये इंडिया जो 2025-26 तक भाई इसकी जो इकॉनमी है ये भाई मेरे ख्याल में $5 ट्रिलियन से बढ़ जाएगी। तो भाई ये बड़ा ही बिग मनसूबा है
तो इसके लिए भाई जो पैसा है वो भी दरकार होगा। तो वो कह तो रहे हैं कि भाई भाई कुछ मुर्तजा आपकी बात को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। वो कह रहे थे कोरोना के अंदर भी जो है ना हुकूमत के जो हालात हैं ना वो बहुत यानी कि नीचे, यानी कि पैसा इतना नहीं था कोरोना की जो वजह से खराब हुए, हालात खराब हुए। हाँ जी, वो उनकी बात मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही थी भी। बस इतने के पैसे थे आपके पास जो कोरोना के ऊपर लग गया। नहीं वो ऐसा भाई, वो होता है ना, बात ये कह रहे थे कि कोरोना की वजह से पूरे मुल्क में डिस्टर्ब हुई है, डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है ना, हमें ये बजट खराब हो जाता है, पूरी बजट दुनिया में खराब हो हुई है। जाता है। उसको इंडिया में बहुत यार कोरोना इंडिया का के असर अंदर हुआ। बहुत ज्यादा था भाई मुर्तजा। हाँ, हम लोग हाँ तो मैं बहुत ज्यादा था, लेकिन यार हम भाई तो ये घूमते फिरते रहे, कोई ऐसा मसला नहीं। तो उधर मैं बहुत ये ज्यादा मानता हूँ कि emergency। इंडिया में ये कोरोना का वायरस ना आता तो ये उन्होंने बासानी ये अचीव कर लेना। लेकिन फिर भी वो भाई ये भी अगर हो सकता है, ये मानने बात को काफी अगर है। इतना कोरोना वायरस का अटैक हमारे मुल्क में होता तो भाई हम सर्वाइव नहीं नहीं कर कर सकते सकते। थे। ऐसे ही है वो हमारे इंडिया पास है भाई इतने जो पैसे सर्वाइव नहीं। कर चुके हैं इतनी एपिडेमिक, मतलब कि ये जो उनके साथ ये मसला हुआ है, सही तो बात वो है, मुल्क है आपकी भाई जो बात स्ट्रांग था और अपने आप को उन्होंने सर्वाइव कर लिया और बच गया भाई। अमेरिका हमारे जैसा जो मुल्क है भाई, अमेरिका जैसे survive नहीं मुल्क कर जो सकता। कंट्री है वो डोल गई है। वो भी जो हमें भला उनका चाइनीज का जो सपोर्ट की बर वक्त हमारे वैक्सीन दी है, भाई, पाकिस्तान को डॉक्टर दिए हैं। भाई ये बात सुन लें कि भाई ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में, भाई ये देख लें कि इंडिया कितना जोर दे रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। वो उन्होंने बात कही कि कुछ बातें निकलती है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हम पैसा लगाते हैं ना तो ये हमारा डूब जाता है, हमें वापस नहीं मिलते। लेकिन इस बात को उन्होंने भाई खत्म किया कि भाई नहीं, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगाएंगे तो भाई आपको पैसा रिवर्स मिलता है। वो कैसे मिलता है? एक तो वहां पर जो जॉब्स हैं वो पैदा होती हैं, ठीक है। जो भाई वहां पर रेस्टोरेंट्स और होटल्स वगैरह बनेंगे भाई, वहां पर भाई जो नौकरियां वो निकलेंगी तो लोग वहां पर काम एयरपोर्ट करेंगे। तक तो बोल रहे थे वो भी बने। और जो ये जो रोड्स बनते हैं, बड़े बड़े हाई एक्सप्रेस वेज बनते हैं, तो वहां पर साइडों पर भी भाई वहां पर जो जमीन होती है उसका भी जो वो रेट है वो बढ़ता है। और वहां पर जो टोल प्लाजा कमर्शियल बनते हैं। कमर्शियल चीजें हैं वो भी तैयार होटलिंग होती होती हैं, है ना, खरीदते तो उससे भी हैं। भाई वो जॉब्स भी निकलती हैं और रेवेन्यू भी जनरेट होता है और इकोनॉमी भी बेहतर होती है। तो ये एक ज़ाया नहीं लोकेशन भी होता। अच्छी हो जाती है जो साथ साथ वाले तो गांव। इसका फायदा भी होता है भाई, एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना है जो घंटों में सफर किया जाता है भाई वो जिनके मुश्किल ख्वाब होता बड़े है। होते हैं ना उन्हें तकलीफें भी बर्दाश्त करनी पड़ती हाँ, है। ये सबसे मेन बात है कि हमें अपने टारगेट के साथ कमिटेड रहना चाहिए कि हमने ये गोल सेट किया है, इस पर हम कितना ज्यादा इस्तेकामत के साथ चल रहे हैं। मुश्किलें तो आती है ना, मुश्किलें तो आती हैं हर और उनको। आखिर में वो बता रहे थे कि एक हुकूमत आती है 5 साल के बाद, उसको पता ही नहीं है कि हमारी अगली हुकूमत है। वो उसके बावजूद भी वो इतना बड़ा रिस्क ले रहे रिस्क ले रहे हैं, हैं। इतना पैसा वो मार्केट में। नहीं वो ऐसा है ना भाई, ये जो होती है ना हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन जो हुकूमती लेवल पर प्रोजेक्ट्स होते हैं जो वो किसी के नहीं होते, वो स्टेट वो स्टेट के होते हैं भाई, वो चलने चाहिए। जब ये सिलसिला चलेगा ना पाकिस्तान जैसा, कि जब एक हुकूमत है भाई उसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया तो जो नेक्स्ट हुकूमत आएगी उस प्रोजेक्ट को भाई वो बंद कर देगी, क्लोज कर देते हैं। वो अपना प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करना शुरू कर देती है, अपने नाम के साथ वो उसको जोड़कर उसको शुरू कर वो देती है। 75% भाई मुर्तजा अगर वो कंप्लीट है ना 25% रहता तो वो उधर ही छोड़ देते हैं। ये पिछले दिनों बहुत में देख रहा नुकसान होता था है। कि परवेज इलाही जब थे 2002 में, खैर मेरे ख्याल में, तब के जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने तैयार किए थे ना, वो देख रहे हैं कि उस वक्त की मशीनरी बसेस जो कोई था वो अभी भी वो गल सड़ रहा है, उसको उन्होंने रनिंग उसको शुरू नहीं किया, वो प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है। वो नून नहीं की थी, उन लोगों ने आके उधर ही उनको रोक दिया रावलपिंडी था। में परवेज इलाही साहब ने बहुत बड़ा कार्डियोलॉजी अस्पताल बनाया था, उसमें हर चीज थी, और मशीनरी तक गुजरात में बड़ा आगे थी। हॉस्पिटल इस तरह वो की चीजें नवाज बनाई शरीफ जिन लोगों ने जरदारी उनको- और नवाज शरीफ के दौर में वो उन्होंने ओपन ही नहीं किया। यार ये देख लें कि ये जो अभी इमरान खान खंडर साहब हो ने गया। ओपन किया। नवाज शरीफ के दौर में शुरू थी मेट्रो, जब खान साहब आया तो उन्होंने न्यू मेट्रो को नहीं मतलब कि अंडे भोपाल वाले को भी क्या ग्रीन बोल जो लाहौर में ऑरेंज ऑरेंज ट्रेन चली वो इमरान खान ने भाई ये चलवाई। बात है, नाम ये बता होना यार चाहिए- यहाँ ये- वही है ना, इमरान खान का ये दिल जो होना- है ना बड़ा, वो इस तरह के नहीं ये सोच होना रहा। चाहिए कि भाई जैसे इंडिया में है ना, ये सिलसिला शुरू किया था इंडिया में अटल बिहारी वाजपेयी ने, कि उसके पहले भी ये इंडिया में भी यही होता था हमारे पाकिस्तान की तो हाँ जी, तो उसने ये कहा था जो प्रोजेक्ट्स पहले भाई लॉन्च हुए भाई उनको तकमील करें, उनको मुकम्मल करें। उन्होंने वो अगले प्रोजेक्ट्स जो थे वो मुकम्मल किए
और पिछले जो उन्होंने खुद के जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे वो भी तैयार हुए, और उनकी जो हुकूमत थी वो काफी अर्सा रही थी, और उनके जो प्रोजेक्ट्स वहाँ उस वक्त, आज से मेरे ख्याल 20 साल पहले की बात है, उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स जो वो बनाए थे, शुरू किए थे, उसका जो रिजल्ट्स है वो आज उनको उनका फल जो मिल रहा है, वो आज वो भाई वो उस इकोनॉमी वो बेहतर हो रही है। तो जो आप आज मोदी साहब कर रहे हैं जो प्रोजेक्ट्स, इसका भाई फल भाई उनको बाद में मिलेगा। असल में हमारी कौम ये जो मेजर ना- साहब अक्सर बात किया करते हैं कि भाई मुर्तज़ा जो यूरोप के कंट्री हैं वो बहुत ज्यादा खूबसूरत बिल्डिंग वगैरह बनाई हुई, भाई वो वो कौन से उन्होंने इतना भी- पैसा लेके आते भाई हैं? उनकी भाई यार सब्जियां मुल्क होती तो हैं। हमारे भी बड़े, हर चीज होती है इंडिया में, पाकिस्तान में, ये क्यों पीछे क्यों वो रहे भाई हैं? यूरोप जो 1971 में यूरोप और पाकिस्तान का एक ही ऐसी मुल्क थे, बराबर मुल्क थे। मेहनत की है, आपको भाई पता ये है अमेरिका देखना, भी ऐसे ही है, आप हमारे साथ मैं ही भाई है। बफास को मैं मिसाल देता हूँ, एक ही घर के दो भाई होते हैं, जी। एक ही माँ बाप के होते हैं, एक ही छाव में एक ही माँ का दूध पिया होता है और पलते हैं। एक जो होता है वो पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जाता है, एक जो है वो कुछ नहीं कर सकता। तो ये क्या होता है, ये उस बंदे की खुद की नालायकी होती है, जो उस वक्त जब उसने कुछ करना होता है, तो एक जो है वो दिन रात तालीम हासिल करता है, पढ़ता है और वो बड़ा ऑफिसर बन जाता है, दूसरा जो है वो आवारागर्दी करता है और वो बेकार हो जाता है, वो नीचे रह जाता है। यही बात हुई है कि ये देख लें कि पाकिस्तान जो था, हमारे मुसलमानों के साइंसदान थे जाबिर बिन हयान वगैरह, उन्होंने ये सारे केमिकल तैयार किए, लेकिन जो उसके पीछे हमारी जो नस्ल आई उसने उसको लेकर नहीं चले, उसको खत्म कर दिया। और जो यूरोप वाले थे और अमेरिका वाले थे, उन्होंने उस वक्त भाई ये देख लें कि जब हमारा मुगलिया दौर था, इन्होंने बिल्डिंग्स बनाई, और जो यूरोप था, जो अमेरिका था भाई, उन्होंने यूनिवर्सिटीज बनाई। हाँ जी, ये ठीक है? ये बहुत जब उन्होंने ये point इन्होंने है। बिल्डिंग्स बनाई और उन्होंने यूनिवर्सिटी भाई उन्होंने पढ़ा कर आज वो राज कर रहे हैं। हमारी बिल्डिंग्स वो किसी हमारे काम की नहीं शाहजहां अपनी रही। और हमारी बेगम के इश्क में बना रहे हैं, ताजमहल बनवा रहे हैं, कभी कोई किला बनवा रहे हैं, कभी तो भाई कुछ बनवा ये रहे हैं। चीजें लेकिन तब होती है, सबसे यूरोप- पहले तालीम यूरोप तालीम हासिल, यूनिवर्सिटी सबसे पहले तालीम हासिल करें। और हाँ, अपनी उन लोगों ने उन बिल्डिंग की बड़ी खूबसूरत बात बना रहे भाई, भाई, जब उनके पास आपका हर चीज होगी है तो आपका हम कर मुल्क रहे हैं। स्ट्रांग होगा तो आप जो मर्जी स्टेप लेंगे तो आप भाई कामयाब इंडिया भी होंगे। ये कर रहा है, उन्होंने अपनी सबसे पहले जो तालीम है भाई उसको उन्होंने अच्छी स्ट्रांग किया बात है। है यार, अच्छी इंडिया बात की है। तालीम ये IT देख रहे हैं कि शुरू आप पिछले बहुत है। पिछले दफा देख रहे थे भाई, जो इंग्लिश है ना, इंटरनेशनल लैंग्वेज सबसे ज्यादा इंडिया में बोली जाती है, ये देख लें। तो वहां पर भाई उनकी स्टडी उन्होंने पहले सबसे पहले ठीक की, तालीम को आम किया, फिर भाई उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया, अब उनकी इकॉनमी जो वो ग्रो कर ली है। तो अब ये देख रहे हैं जो उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया है, ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन मेगा प्रोजेक्ट, तो भाई ये उनकी इकॉनमी को $3 ट्रिलियन से लेकर $5 ट्रिलियन से अब लेकर चला जाएगा 2025-30 तक। मतलब कि उनके ये 25-26 में ये उनका ये 2026 तक। टारगेट जो है ना ये कंप्लीट हो जाएंगे, और 2030 तक वो मेरे ख्याल में इससे बढ़ जाएंगे जो उनकी इकॉनमी है। तो यही चीजें होती हैं कि आप अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं भाई, जो आपके गोल्स हैं, आपके टारगेट हैं, वो ठीक सेट करें। ये पिछली वीडियो में देख रहे थे हम कि मेजर साहब ये बात बता रहे थे कि भाई जो भी आप काम करते हैं ना, तो उसका आप ये ना सोचें कि भी कल मुझे इसका फल मिल जाएगा। नहीं, फल मिलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, उसको टाइम दें। आप काम शुरू करें, लेकिन फौरन जो है ना उसका रिजल्ट वो ना आप इमेजिन करें। उसका रिजल्ट मिलता है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, तो सब्र भी करना पड़ता है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद है। कि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।